हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शुभम राव और आप सभी का स्वागत है हमारे नए यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एनआईटियंस में। मैं खुद एक एनआईटियन हूँ और मैं एनआईटी रायपुर से बीटेक हूँ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। तो आज बिना किसी टाइम वेस्ट के हम लोग चालू करेंगे आज का लेक्चर, जो कि रिलेटेड है आपके एसीएफ एग्जामिनेशन प्लस प्रीलिम्स प्लस मेंस तीनों एग्जामिनेशन को कवर करता हुआ, जो कि मैं आपको पर्यावरण सब्जेक्ट पढ़ा रहा था। उससे रिलेटेड हम लोग आगे की चीज़ें पढ़ेंगे। जो लास्ट क्लास में मैंने जहाँ से छोड़ा था वहीं से हम लोग कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि ये आज तीसरा दिन है आई गेस, और ऑलरेडी 2 दिन का गैप हो गया था क्योंकि मेरा कुछ काम चल रहा है। जो लोग मुझसे पर्सनली पढ़ते हैं उनको पता होगा, लेकिन मैंने आपको शायद नहीं बताया था। अगली बार अगर मुझे ऐसे कभी गैप करना पड़ा तो मैं रिज़र्व वीडियो आपके लिए बना दूंगा, और जो कि आपको मैं टाइम पे अपलोड कर दूंगा, तो आपको गैप का सामना नहीं करना पड़ेगा। अच्छा, और हाँ, जैसा कि मैं हर बार बोलता हूँ कि प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए बिना स्किप करे, उससे मेरा ऑडियंस रिटेंशन बढ़ेगा और आपको मैं 2 वीडियो देने की कोशिश करूँगा, क्योंकि अगर व्यू आते हैं, ऑडियंस रिटेंशन अच्छा रहता है, तो मैं ऑटोमेटिकली आपको बिना बोले 2 वीडियो प्रोवाइड करूँगा, जिससे आप ज़्यादा अच्छी तरीके से तैयारी कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का अगर हिस्सा बनना है तो आप नीचे जाइए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट लिंक दिया हुआ है। वहाँ पर लिंक पे टैप करके आप मैसेज कीजिएगा मुझे नाम और लोकेशन के साथ, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर लूँगा। ऑलरेडी 150 प्लस मेंबर है, आप भी ग्रुप का हिस्सा बनिए, आपको भी फ़ायदा होगा उससे। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में मेरा सोशल मीडिया वगैरह भी है, आप फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर और बाकी सारी जगह पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। उस पर मैं आपको जो भी आपके डाउट होंगे आप मुझसे डायरेक्टली पूछिएगा। इसके अलावा मैं वीडियो का एक सैम्पल वीडियो डालता रहता हूँ, प्लीज़ उसे भी देखिए, और वो देख के आप इस चैनल में आएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए, बस मैं यही बोलता हूँ, बाकी मैं आपको कंटेंट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, बिना किसी टाइम वेस्ट के हम लोग चालू करेंगे आज का लेक्चर। जैव विविधता का हमारे पर्यावरण में क्या महत्व है, इससे रिलेटेड आपका मेंस का क्वेश्चन बन सकता है, और इस टाइप का क्वेश्चन आपके प्रीलिम्स और एसीएफ एग्जामिनेशन में स्टेटमेंट फॉर्म में दे सकता है। आजकल जैसे पता होगा कि आपका इस बार का सीजीपीएससी जो था वो यूपीएससी के पैटर्न पे चला गया था, और स्टेटमेंट वाले काफ़ी सारे क्वेश्चन आए थे। तो मेरे ख्याल से अगर एसीएफ का एग्जामिनेशन होता है तो उस तरीके के क्वेश्चन आपको सामना करना पड़ सकता है, इसलिए मैं ये वाले टॉपिक भी आपको कवर करा रहा। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि जैव विविधता का हमारे जो भी पर्यावरण संतुलन में क्या महत्व है, इसके अलावा हमसे वो कैसा लिंक है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले ये आपका पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी संतुलन के लिए जैव विविधता जरूरी है, ये पहला पॉइंट आप दे सकते हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि मान लीजिए जैव विविधता अगर जितनी ज़्यादा होगी तो हमारा पारिस्थितिकी संतुलन और पर्यावरण संतुलन उतना ही बेहतर होगा। काइंड ऑफ एग्जांपल, अगर मान लीजिए एक प्रकार के फ्लोराज या फिर एक प्रकार के जीव की अगर जंगल में से कमी हो जाती है तो क्या फ़र्क पड़ता है। लाइक अगर सांप मर गया, सांप को हम लोग जंगल से हटा दिए, तो ऑटोमेटिकली जो सांप जिसको खाता था वो ज़्यादा संख्या में होने लगेगी। तो सांप किसको खाता है? मेंढक को खाता है। तो मेंढक अगर ज़्यादा संख्या में होने लगे तो मेंढक जिसको खाता था उसकी संख्या में कमी होने लगेगी। तो मेंढक टिड्डे विड्डे कीड़े वगैरह खाता था तो उनकी संख्या में कमी होने लगी। तो जो जैसे मान लीजिए कोई जानवर की मृत्यु हो गई, तो उसके बाद जो अपमार्जक का कार्य करते थे वो सारे टिड्डे को अगर मेंढक खा जाएगा तो फिर हमारे प्रकृति का संतुलन कैसे बना रहेगा। इसलिए जैव विविधता हमारे पर्यावरण और पारिस्थितिकी संतुलन में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। ठीक है, आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। अल्टीमेटली मैं आपको किस डायरेक्शन में ले जाना चाह रहा हूँ। फूड चेन, हमारा फूड चेन अनबैलेंस हो जाएगा। फूड चेन या फिर क्या बोलते हैं इसको, खाद्य तंत्र, ठीक है, वो अनबैलेंस हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली हमारे पारिस्थितिकी का संतुलन बिगड़ जाएगा, जो कि हमारे लिए अच्छा नहीं है। ठीक है, इसलिए जैव विविधता हमारे समाज में महत्व रखती है। सेकेंड है आपका उत्पादक स्रोत। जैव विविधता ज़्यादा उत्पादक स्रोत कैसे कि मनुष्य को अपने ज़रूरत की अधिकांश चीज़ों की आपूर्ति जैव विविधता से ही मिलती है। काइंड ऑफ एग्जांपल, खाद्य पदार्थ। ठीक है, हमने कई सारे तरीके के चीज़ें खाना चालू की। पहले इंसान जौ खाता था, जौ से फिर वो गेहूं पे शिफ्ट हुआ, उसके बाद धान वान दुनियादारी, आजकल तो मैगी पिज़्ज़ा बर्गर भी खाता है, हालांकि वो उसी से बनता है, लेकिन हमको जितने भी प्रकार के खाद्य पदार्थ की आपूर्ति होती है वो बेसिकली जैव विविधता के कारण ही हो पाती है। ठीक है, अगर वो नहीं रहा तो
हमको खाद्य पदार्थ की आपूर्ति नहीं हो पाएगी। औषधि में अगर देखें तो जैव विविधता के कारण ही हमारे प्रकृति में से कई सारे तत्व मिलते हैं हमें, ठीक है। इसके अलावा कई सारे हमारे पेड़ पौधे हैं जिनका यूज़ हम लोग एज अ औषधि के फॉर्म में करते हैं, ठीक है। बुक में अगर एग्जांपल दिया तो उसमें देख लेंगे मॉर्फिन वगैरह जो होता है, जो मेडिसिन, दर्द निवारक दवा, वो सभी पेड़ पौधों से ही बनती है, ठीक है। कुछ कैंसर कारक औषधि का निर्माण भी पेड़ पौधों से ही होता है। तो औषधि लेने के लिए हमको जैव विविधता पर निर्भर होना जरूरी है, ठीक है। औद्योगिक माल, ठीक है, औद्योगिक कच्चा माल जो है वो हमको कहाँ से प्राप्त होता है? विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों से ही प्राप्त होता है। जैसे कि कागज़ बनाने की फैक्ट्री है, तो कागज़ बनाने के लिए जो लकड़ी की आपूर्ति कहाँ से होगी? जंगलों से ही होगी ऑटोमेटिकली। अगर बांस खत्म हो गए तो फिर कागज़ कैसे बनेंगे? आपको पता होना चाहिए कि छत्तीसगढ़ में कितने प्रकार के बांस पाए जाते हैं, लठैत बांस और क्या बोलते हैं उसको, बहुत सारे बांस है यार। तो उतने सारे वैरायटी के जो बांस मिलते हैं वो कहाँ से हमको आपूर्ति हो रही है? जैव विविधता के कारण ही। अगर जैव विविधता नहीं होगी तो फिर उसकी मांग की आपूर्ति कौन करेगा? इसलिए उत्पादक स्रोत के दृष्टि से हमारे समाज में जैव विविधता का होना आवश्यक है। सामाजिक दृष्टि से महत्व, देखिए अब हम लोग तो उतना ज़्यादा पेड़ पौधों को सम्मान देते हैं। हालांकि हमारे देश में आज भी तुलसी की पूजा होती है, तुलसी विवाह की प्रथा है, लेकिन हमसे ज़्यादा सम्मान आदिवासियों के जीवन में उनके देवी देवताओं के रूप में पेड़ पौधों को पूजा जाता है। जैसे आपको पता होगा कि हमारे छत्तीसगढ़ के बैगा आदिवासी साजा वृक्ष की पूजा करते हैं। इसके अलावा साल वृक्ष की पूजा करते हुए हमारे उरांव जनजाति के लोग सरहुल नाम का त्यौहार बनाते हैं। साल वृक्ष में चैत्र माह में फूल आते हैं, उस पर एक त्यौहार बनाते हैं सरहुल, ठीक है। तो ये सब छत्तीसगढ़ से रिलेटेड है, मैं आपको बता रहा हूँ बस, ठीक है। तो आदिवासियों के जीवन में पेड़ पौधों की तरह महत्व तो है ही, उससे वो अपने सारी आपूर्ति करते हैं, लेकिन एज अ देवी देवता के रूप में भी पेड़ पौधों को पूजा जाता है। तो उनके लाइफ में सामाजिक दृष्टि से भी जैव विविधता का बहुत महत्व है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि हमारे कई सारे आदिवासी भाई बंधु हैं जो कि किसी पर्टिकुलर चीज़ को अपना टोटम मानते हैं। टोटम मतलब ऐसी वस्तु जिसको वो हानि नहीं पहुंचाते, ठीक है। जैसे कि वो टोटम कोई भी हो सकता है, आपका जंगली जीव भी हो सकता है, आपके पेड़ पौधे भी हो सकते हैं। तो सामाजिक दृष्टि से हमारे आदिवासी क्षेत्रों में जैव विविधता का बहुत ज़्यादा महत्व है। नैतिक दृष्टि से महत्व अगर देखें, काइंड ऑफ एग्जाम्पल, हम लोग बहुत सारी किताबें पढ़ते हैं और किताबों में जो स्टोरी होती है वो जंगलों के ऑल अराउंड घूमते रहती है। अगर सबसे बेस्ट एग्जांपल लूँ तो रुडयार्ड किपलिंग की जो पुस्तक है जंगल बुक, वो भी जैव विविधता पे बेस्ड एक बुक है, ठीक है। तो हमारे समाज की नैतिकता में भी जैव विविधता का बहुत ज़्यादा महत्व है। अगर हमारे जंगलों से शेर गायब हो गया, ठीक है, तो मोगली में शेर खान का रोल कौन प्ले करेगा? तो वो बेसिकली हमको एक शिक्षा प्रदान करता है कि हमारे जंगल में इन जीवों का भी महत्व है और बाकी सारे जीवों का महत्व भी है, ठीक है। तो नैतिक दृष्टि से हमारे कल्चर पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है जैव विविधता का। इसके बाद है वैकल्पिक संसाधन के रूप में जैव विविधता, ठीक है। आज दुनिया की जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, ठीक है, और जैव विविधता का हमारे वैकल्पिक सोर्स के रूप में भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। काइंड ऑफ एग्जांपल, अगर आज से करीब मान लेते हैं कुछ सालों बाद पेट्रोल वेट्रोल सब खत्म हो जाएगा, ठीक है। ख़त्म हो सकता है, नहीं भी हो सकता, क्या पता हम लोग टाइटन में अपना एक उपग्रह भेज के वहाँ से पेट्रोल लाना चालू कर दें। टाइटन पता है ना, सनी की आपका वो है उपग्रह है और वो पूरा मीथेन गैस से भरा, उसमें बहुत सारे क्या बोलते हैं आपके हाइड्रोकार्बन के रिसोर्सेस हैं, ठीक है। अभी स्टडी चल रही है उस पर, ठीक है। ये सब थोड़ी जानकारी होना चाहिए क्योंकि अभी CGPSC में एक क्वेश्चन आ गया था आपके सौरमंडल से, ठीक है। तो हो सकता है कि हमारे फ्यूचर में कुछ और, जैसे कि अभी आपने सुना होगा हाइड्रोजन से एनर्जी बनाने की कोशिश। हाइड्रोजन की बहुत कैपेसिटी होती है, आपके पेट्रोल वेट्रोल से तो बहुत ज़्यादा कैपेसिटी होती है उसकी एनर्जी प्रोड्यूस करने की, ठीक है। आपको पता होगा छत्तीसगढ़ में रतनजोत और करंज का प्रयोग एज अ बायोफ्यूल करने की योजना है, ठीक है। अभी बृहद पैमाने पे तो नहीं हो रहा है लेकिन थोड़ा बहुत तो हो रहा है ना, ठीक है। तो
इन फ्यूचर हम लोग इन सभी चीज़ों का भी यूटिलाइजेशन कर सकते हैं हमारे एनर्जी प्रोडक्शन में, ठीक है। तो वैकल्पिक संसाधन के रूप में भी, ऊर्जा के वैकल्पिक संसाधन के रूप में भी जैव विविधता का बहुत महत्व है। तो आप अपने आंसर में ये सारी चीज़ों को इंक्लूड करिएगा तो उससे एक अच्छा खासा आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है। अगर स्टेटमेंट फॉर्म वाले क्वेश्चन की बात करें तो इस तरीके के आपको स्टेटमेंट बना के दे देगा और उसमें से आपको सही गलत पहचानना है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से मैंने सारी चीज़ें यहाँ पे कवर कर दी। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि जैव विविधता को अलग अलग दृष्टि से भी अलग अलग तरीके से बांटा गया, ठीक है। सबसे पहला है, उसमें है आपका वैश्विक स्तर की जैव विविधता, ठीक है। वैश्विक स्तर की जैव विविधता में हम लोग क्षेत्रों को जैव विविधता के क्वांटिटी के हिसाब से नापते हैं, ठीक है। जैसे कि पहला है आपका अत्यधिक जैव विविधता, जहाँ जैव विविधता बहुत ज़्यादा है वो एक क्षेत्र है। सेकंड क्षेत्र है अधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र, इससे थोड़ा सा कम लेकिन बाकियों से ज़्यादा, इसलिए इसको अधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र बोला जाता है। कम जैव विविधता वाला क्षेत्र ये एक हो गया, निम्न जैव विविधता वाला क्षेत्र। ऐसे 4 क्षेत्रों में जैव विविधता की क्वांटिटी के हिसाब से भी क्लासिफिकेशन किया गया। फिर उसके बाद अधिक जैव विविधता वाले क्षेत्र को 4 भागों में बांटा गया है। पहला है आपका उष्ण कटिबंधीय वर्षावन, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लास में ही बताया था कि जो ब्राज़ील का क्षेत्र है वहाँ पर सबसे ज़्यादा डेंस जैव विविधता है, ठीक है। और रीज़न भी मैंने उसको आपको बताया था कि ब्राज़ील जो है वो भूमध्य रेखा पे स्थित देश है। सेकंड चीज़, वहाँ पर लगातार संवहनी वर्षा होती है। संवहनी वर्षा समझने के लिए आपको भूगोल पढ़ना पड़ेगा। अगर मुझे मौका मिला तो मैं आपको पढ़ाऊँगा, तो प्लीज़ यार अभी वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो, तो व्यूज़ आएंगे तो मैं आपको ज़रूर भूगोल पढ़ाऊँगा। आप लोग मुझे पढ़ाने का मौका नहीं दे रहे हैं, बाकी सब मैं पढ़ाने के लिए रेडी हूँ, ठीक है। तो व्यूज़ अगर आएंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा, तो मैं ऑटोमेटिकली आपके लिए वीडियो बनाऊँगा। चलो वो सब बात के बात है। उष्णकटिबंधीय वर्षावन, ये जो क्षेत्र है बेसिकली आपके रेन फॉरेस्ट बोलते हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। और ये बेसिकली आपके अमेजन वैली के जितने भी आसपास के जो क्षेत्र हैं, वो जो क्षेत्र है वहाँ पर सबसे ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है। उसका रीज़न ये है क्योंकि वो डोल ड्रम की पेटी, जैसा कि मैंने आपको बताया था 5 डिग्री से 5 डिग्री, अगर एक थोड़ा ज़्यादा मार्जिन ले लें तो 10 डिग्री से 10 डिग्री के बीच में, 10 डिग्री उत्तर अक्षांश से लेकर 10 डिग्री दक्षिण अक्षांश तक, ये जो रेंज है वहाँ सबसे ज़्यादा दुनिया में जैव विविधता पाई जाती है। रीज़न उसका ये है क्योंकि यहाँ पर जीवों को पनपने के लिए एक आदर्श वातावरण मिलता है, ठीक है। यहाँ पे नमी भी ज़्यादा होती है, ठीक है। सेकेंड चीज़, वर्षा भी ज़्यादा होती है। वर्षा ज़्यादा होने से क्या होगा, पेड़ पौधे जो अपनी औसत लंबाई के आकार से बहुत ज़्यादा ऊंचाई तक बढ़ जाते हैं, तो यहाँ जो पेड़ मिलते हैं वो बहुत ऊंचाई के मिलते हैं, ठीक है। पेड़ पौधे होंगे तो ऑब्वियसली उस पेड़ पौधे में रहने वाले जीव भी होंगे और उनको खाने वाले भी जीव होंगे। जब वो खाने वाले जीव होंगे तो मांसाहारी जीव भी होंगे। तो यही रीज़न है ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में बहुत ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है, ठीक है। तो इसी कारण ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को जैव विविधता का भंडार भी कहते हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपके विभिन्न एग्जामों में पूछा जाता है कि किस क्षेत्र को जैव विविधता का भंडार कहा जाता है। तो सबसे पहले याद रखना, आपका ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को जैव विविधता का भंडार कहा जाता है, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि विश्व का लगभग 50% जैव विविधता आपके ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में ही पाई जाती है, ठीक है। तो उष्णकटिबंधीय वर्षावन, ये याद रखना कि दुनिया में सबसे ज़्यादा जैव विविधता कहाँ पाई जाती है, तो आपके ब्राज़ील और वहाँ पे भी अमेजन वैली के आसपास। भारत में अगर बात की जाए तो आपके सह्याद्री वन जो है, सह्याद्री जो पर्वत श्रृंखला है उसमें भी अगर बात की जाए तो आपके केरला के पास साइलेंट वैली है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा जैव विविधता भारत में है। ये मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था, ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन पूछता है, आप ये क्वेश्चन आया हुआ है जो मैं दिखा रहा हूँ आपको। क्वेश्चन ने एक्चुअली स्टेटमेंट के फॉर्म में पूछा था, स्टेटमेंट सुनना ध्यान से ना। उच्चतर अक्षांशों की तुलना में निम्नतर अक्षांशों में जैव विविधता सामान्यतः अधिक होती है, ठीक है। ये स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, उच्चतर अक्षांशों मतलब जैसे कि मान लीजिए ये 0 डिग्री
है आपका भूमध्य रेखा। ये बोल रहा है स्टेटमेंट में कि जैसे जैसे ये ऊपर जाता जाएगा, मतलब अक्षांश में डिग्री जो है वो बढ़ती जाएगी, वैसे ही आपका जैव विविधता कम होने लगेगी। जैसे मान लेते हैं कि ये 10 डिग्री के आसपास चला गया, यार ये पूरी इंक लीक कर रही है, चलो ठीक है। जैसे कि ये 10 डिग्री के आसपास गया तो यहाँ पे जो जैव विविधता होगी वो कम होगी एज़ कम्पेयर टू 0 डिग्री। तो हम लोग जितना ज़्यादा अक्षांश में ऊपर ग्रो करते जाएंगे या नीचे ग्रो करते जाएंगे, उतनी ही जैव विविधता कम होने लगेगी। तो रीज़न उसका मैंने बताया, जितना क्लोज हम लोग भूमध्य रेखा के रहेंगे उतनी ही ज़्यादा जैव विविधता होगी, क्योंकि मैंने रीज़न बताया आपको, यहाँ संवहनी वर्षा बहुत ज़्यादा होती है। सेकेंड है आपका प्रवाल भित्ति वाले क्षेत्र। प्रवाल भित्ति मतलब आपका मूंगा की चट्टानें जिसको बोलते हैं, ठीक है। प्रवाल भित्ति में जो जीव रहते हैं वो एक प्रकार का द्रव्य सैक्रिकेट करते हैं, जिसको बोलते जो कि समुद्र के पानी से मिलके फाइनली क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट का एक कंपोनेंट बनता है, जो कि सालों भर के मेहनत के बाद डिपॉजिट होते होते मूंगा की चट्टानों में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। आपको पता होगा कि जैसे कि हमारे देश के लक्षद्वीप और आपके अंडमान निकोबार में कोरल रीफ का बहुत बड़ा मावड़ा है। इंग्लिश में इसको कोरल रीफ बोलते हैं, प्रवाल भित्ति को, ठीक है। मूंगा की चट्टानें भी बोलते हैं। इनको एक और नाम से जाना जाता है समुद्रों का वर्षावन, ठीक है। और यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा जैव विविधता होती है। रीज़न क्या है, क्योंकि इन मूंगा की चट्टानों को खाने वाली कई सारी मछली होती है, मछलियों को खाने वाले और बड़ी मछली होती है। इस तरीके से आपका एक बहुत ही अच्छा माहौल बनता है जैव विविधता को पनपने के लिए, ठीक है। अब लेकिन ये प्रवाल भित्तियों का भी लगातार आपका डिग्रेडेशन हो रहा है। अभी जो रिपोर्ट आई थी उसके हिसाब से कई सारी जो प्रवाल भित्ति की प्रजातियां हैं वो संकट में आ गई हैं। रीज़न उसका ये है कि हमारे जो क्या बोलते हैं सीवरेज का पानी, मेन सोर्स याद रखिएगा, सीवरेज के पानी से ही मेन इस प्रवाल भित्ति का नुकसान हो रहा है। हम लोग बिना ट्रीट किए हुए वाटर को सीधा समुद्र में छोड़ दे रहे हैं, उससे क्या हो रहा है, इन प्रवाल भित्तियों का डिग्रेडेशन हो रहा है और बहुत सारी प्रवाल भित्तियाँ विलुप्ति के कगार पे पहुंच चुकी हैं। तो अगर आपसे कारण पूछा जाए प्रवाल भित्ति के विलुप्ति का कारण क्या है, तो आपका सीवरेज का पानी मेन सोर्स है इसका। अनट्रीटेड वाटर को हम लोग डायरेक्ट आपके डंप कर दे रहे हैं समुद्रों में, उस वजह से प्रवाल भित्तियाँ लगातार नष्ट होते जा रही हैं, ठीक है। विश्व की सबसे बड़ी अगर प्रवाल भित्ति अगर पूछा जाए तो आप मारिएगा ग्रेट बैरियर रीफ, और ये आपके ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ ईस्ट इलाकों में लगातार फैली हुई, नॉर्थ ईस्ट से लेके पूर्वी इलाकों तक पूरी एक लंबी श्रृंखला है, और वो विश्व की सबसे लंबी प्रवाल भित्ति है, ठीक है। प्रवाल भित्ति के लिए 20 से 21 डिग्री का टेम्परेचर, ठीक है, 60 से 70 मीटर इसकी गहराई होनी चाहिए, स्वच्छ जल होना चाहिए, ये 3 कंडीशन बताया, और 40% से कम खारा होना चाहिए पानी, ठीक है। तभी जाके प्रवाल भित्ति में जीव पनपते हैं और ऑब्वियसली जैव विविधता ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया। तो सेकंड आप प्रवाल भित्ति को याद रखिएगा। इसके बाद है आर्द्र भूमि, ठीक है। इससे रिलेटेड एक सम्मेलन आपको याद रखना है, रामसर सम्मेलन। उसके बारे में जब मैं बाकी सब आपको सम्मेलन बताऊंगा पर्यावरण से रिलेटेड, तब मैं आपको रामसर सम्मेलन के बारे में बताऊंगा, ठीक है। उसमें क्या प्रोटोकॉल हुआ था और हमारे देश में हम विभिन्न आर्द्र भूमियों का क्षेत्र का निर्धारण हुआ था। आर्द्र भूमि बेसिकली आपके जमीन और पानी के बीच का संकर क्षेत्र होता है, दलदली इलाका समझ लीजिए, ठीक है। और ये दलदली इलाका जो होता है वो एक आदर्श जलवायु प्रदान करता है जैव विविधता को पनपने के लिए, ठीक है। बेसिकली इस तरीके के संकर क्षेत्र में आपके मैनग्रोव वंश उपजते हैं, और ये मैनग्रोव वंश का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है आपके जैव विविधता में भागीदारी के लिए। विश्व का अगर सबसे बड़ा मैनग्रोव बोला जाए तो वो आपका कौन सा है, सुंदरबन डेल्टा क्षेत्र में स्थित मैनग्रोव वन, जिसको सुंदरी नाम के वृक्ष बोलते हैं, वहाँ पर बहुत बड़ी ज़्यादा संख्या में पाए जाते हैं, ठीक है, इसलिए उसका नाम सुंदरबन पड़ा है। तो बेसिकली आपके आर्द्र भूमि में मैनग्रोव वनस्पतियाँ उपस्थिति हैं, और इससे रिलेटेड आपका CGPSC में क्वेश्चन भी आ चुका है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा। इसमें कुछ डेटाज दिए हैं आपके विश्व आर्द्र भूमि के रिलेटेड।
लेकिन हम लोग इसको तब करेंगे जब मैं आपको बायोस्फीयर रिजर्व वगैरह कराऊंगा और सम्मेलन के बारे में बताऊंगा। तो अभी मैं इस टॉपिक को छोड़ रहा, मैं इसको याद है मुझे कवर कराऊंगा मैं, ठीक है। उसके बाद है आपका उष्णकटिबंधीय सागरीय जलवायु, सागरीय, हाँ ठीक है। अच्छा ये बताना तो मैं भूल ही गया, ये आर्द्र भूमियाँ दो प्रकार की होती है, एक नदी आर्द्र भूमि, ठीक है, जहाँ पे नदी सागर से मिलती है वो क्षेत्र दलदली क्षेत्र, एक जहाँ सागर और जमीन का संकर होता है वहाँ पर। मैंग्रोव वन से ये भी फ़ायदा होता है कि जो भी तटीय इलाके हैं वो उनको बांध के रखता है, ठीक है, जिससे तटीय और जितने भी प्रकार के तूफान वगैरह आते हैं लगभग उसका इम्पैक्ट कम कर देता है मैंग्रोव वनस्पति। तो ये इसलिए भी इम्पोर्टेंस रखता है, ठीक है। अगर भारत के देखा जाए तो भारत के दोनों और पूर्वी इलाकों में आपका जो भी बंगाल की खाड़ी से सटे हुए इलाके हैं इस साइड के, उसमें आपके वेस्ट बंगाल के कुछ एरिया वगैरह में, और इस साइड अगर बात कर ली जाए तो गुजरात के एरिया में ये मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है। लेकिन अगर भारत में सबसे बड़ा मैंग्रोव क्षेत्र पाने की बात की जाए तो वो आपका सुंदरी नाम के वृक्ष और आपके सुंदरबन डेल्टा है, ठीक है। उसके बाद है उष्णकटिबंधीय सागरीय क्षेत्र, और उष्णकटिबंधीय सागरीय क्षेत्र में जैव विविधता काफ़ी पाई जाती है, लेकिन ये जो होता है ये इसमें पर्याप्त मात्रा में जैव विविधता पाई जाती है, लेकिन उतनी जैव विविधता नहीं पाई जाती। लेकिन इसमें लिखा हुआ है जैसे कि उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, उपोष्ण मतलब जो कि उष्ण भी हो और शुष्क भी हो, दोनों का कॉम्बिनेशन उपोष्ण कहलाता है, ठीक है। ऐसे क्षेत्रों से कम जैव विविधता पाई जाती है उष्ण कटिबंधीय सागरीय क्षेत्र में, ठीक है। अभी उपोष्ण क्या होता है ये सब समझने के लिए आपको ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी काफ़ी अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। समय मिला तो मैं जो आपको ज़रूर बताऊंगा, ठीक है। तो ये 4 क्षेत्र हैं हमारे विश्व के जिनमें सबसे ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है। इसके बाद है आपका अधिक जैव विविधता वाले क्षेत्र। अगर अधिक जैव विविधता वाले क्षेत्र की बात की जाए तो सबसे पहले है आपका पश्चिमी यूरोप की शीतोष्ण महासागरीय जलवायु क्षेत्र, ठीक है। वहाँ पे आपके अधिक जैव विविधता पाई जाती है, ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा आपके यूरोप के घास के मैदान के क्षेत्र, वहाँ पे भी जैव विविधता अधिक पाई जाती है, एक ये हो गया। इसके अलावा आपके मानसूनी प्रदेश में भी क्षेत्र में भी जैव विविधता अधिक पाई जाती है। तो ये कुछ क्षेत्र हैं। इसके अलावा आपके घास के मैदान की अगर बात की जाए आपके अमेरिका क्षेत्र में स्थित, तो आपके प्रेरी, स्टेपी, पंपास, वेल्ड और डाउन्स, ठीक है, ये घास के नाम है ना, पता कर लेना कि कहाँ कहाँ कौन कौन सा घास पाया जाता है, ठीक है। ये सब आपके वर्ल्ड जियोग्राफी के क्वेश्चन है जो आपके सीजीपीएससी में तो कभी नहीं पूछते, क्योंकि सीजीपीएससी के सिलेबस में वर्ल्ड जियोग्राफी नहीं है, ठीक है। आपके व्यापम के सिलेबस में आई गेस वर्ल्ड जियोग्राफी है, लेकिन सीजीपीएससी में कभी ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि आपका प्रेरी घास का मैदान किधर है, ठीक है। तो ये लेकिन याद रखना कि आपके प्रेरी, पंपास वगैरह का जो क्षेत्र है वो आपके अधिक जैव विविधता वाले क्षेत्र में आता है, ठीक है। इसके अलावा एक विशेष प्रकार की घास है जिसको बोलते हैं सारगेसो, ठीक है, लिख देता हूं मैं, सारगेसो, और ये उत्तरी अटलांटिक का क्षेत्र है जहां पे भी जैव विविधता अधिक मिलती है, ठीक है। ये सब क्षेत्र आपको याद रखने। इसके बाद है आपका कम जैव विविधता वाला क्षेत्र, और इसमें आपको याद रखना है उपध्रुवीय मरुस्थलीय क्षेत्र जितने भी हैं वहाँ पे कम जैव विविधता वाले क्षेत्र पाए जाते हैं, ठीक है। मैं लास्ट में आपको एक बार रिपीट करा दूंगा। निम्न जैव विविधता वाले क्षेत्र ये हिम आच्छादित क्षेत्र हैं, जैसे कि आपका उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव, वहाँ पे जैव विविधता बहुत ही कम होती है, ठीक है। तो एक आपको आइडिया मिल गया। अधिक जैव विविधता वाले क्षेत्र ये 4 है, ठीक है, सॉरी, अत्यधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र। अधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र आपके यूरोप के आपका जो शीतोष्ण जलवायु सागर वाले क्षेत्र, वो यूरोप के घास के मैदान और आपके अमेरिका के क्षेत्र, और उसके बाद मैंने आपको बताया सारगेसो वाला क्षेत्र, ये उत्तरी अटलांटिक में पाया जाता है। ये क्षेत्र में अधिक जैव विविधता है। कम जैव विविधता वाले क्षेत्र
जहाँ पे आपके मरुस्थलीय जलवायु होगी वहाँ पर कम जैव विविधता पाई जाती है। निम्न जैव विविधता वाले क्षेत्र आपके जहाँ पर 12 महीना आपका बर्फ जमा रहता है, ऐसे क्षेत्र में निम्न जैव विविधता होती है। ठीक है, तो जैसा कि आपका उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव। ठीक, तो ये आपके हो गए पॉइंट्स, मैंने आपको कवर करा दिया। इसके आगे की कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। ठीक, और आपके हॉटस्पॉट से रिलेटेड जो मैंने कुछ टॉपिक छोड़ दिया था वो कवर कराऊंगा। तो इसके आगे की चीज़ें हम लोग थोड़ी देर में देखते हैं। तो चलिए कुछ और चीज़ें और एक्सक्लूसिव चीज़ें देख लेते हैं जो कि आपके बुक में दी हुई है। आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले की बुक में तो नहीं दी थी, लेकिन आपके जो परीक्षा वाणी की बुक है उसमें कुछ दिया हुआ है जो कि मैं आपको बता रहा। इसमें एक दिया हुआ है आपके जैव विविधता के ऋमद्वीपीय या प्रायद्वीपीय क्षेत्र, और ये बेसिकली आपके वैश्विक स्तर की जैव विविधता में आता है ये टॉपिक। ठीक है, जो हम लोग पढ़ रहे थे अभी थोड़ी देर पहले। उसमें इस प्रकार के 8 क्षेत्रों को के भाग में बांटा गया है इस जैव विविधता के ऋमद्वीपीय क्षेत्र या फिर प्रायद्वीपीय क्षेत्रों को। ठीक है, तो मैं 8 भागों को नहीं बता रहा, आपको पढ़ना होगा तो आप बुक से पढ़ लीजिएगा, लेकिन आप ये जरूर याद रखिए कि भारत में 2 क्षेत्र स्थित है ऋमद्वीपीय क्षेत्र, जिसमें आपका पैलियार्टिक क्षेत्र जो कि बेसिकली हिमालय का क्षेत्र है। सेकंड है आपका मलायन क्षेत्र। ठीक है, ये पूर्वी हिमालय का क्षेत्र है जो कि हम लोग थोड़ी देर में पढ़ेंगे इसके बारे में। ठीक है, इसके बाद है आपका राष्ट्रीय स्तर की जैव विविधता। ठीक है, राष्ट्रीय स्तर की जैव विविधता का मतलब ये होता है कि किसी देश के भौगोलिक सीमा के अंतर्गत जितनी भी जैव विविधता की वैरायटी है उनको क्लासिफिकेशन किया गया है और इसको राष्ट्रीय स्तर की जैव विविधता बोलते हैं। ठीक है, अगर भारत की मैं बात करूँ तो राष्ट्रीय स्तर की जैव विविधता के क्षेत्र के संदर्भ में भारत को 4 भागों में बांटा गया है। पहला है आपका मलायन क्षेत्र। ठीक है, मलायन क्षेत्र बेसिकली आपके पूर्वी हिमालय की घाटियाँ, ठीक है, आपके ब्रह्मपुत्र नदी और ये सब आसपास का जो क्षेत्र है आपके पूर्वी हिमालय में, वो क्षेत्र को आपका मलायन क्षेत्र कहा जाता है। और इसमें समुद्र तटीय कुछ मैदान भी आते हैं। ठीक है, समुद्र तटीय क्षेत्र भी आता है आपके मलायन क्षेत्र में। सेकंड है आपका इथोपियन क्षेत्र, और इथोपियन क्षेत्र बेसिकली आपके गुजरात और राजस्थान के जो शुष्क इलाके हैं, ठीक है, जो भी मरुस्थल वगैरह हैं, उनको इथोपियन इलाका कहा जाता है। इसके बाद है आपका यूरोपियन क्षेत्र। यूरोपियन क्षेत्र जो कि आपके जम्मू कश्मीर के जो हाई अल्टीट्यूड के इलाके हैं, जहाँ पे आपके टुंड्रा वनस्पति पाई जाती है, वो क्षेत्र आपका कहलाता है यूरोपियन क्षेत्र। ठीक है, इसके बाद है आपका भारतीय जैव विविधता। प्रायद्वीपीय भारत में स्थित जो भी क्षेत्र है उनको प्रायद्वीपीय जैव विविधता के क्षेत्र के अंतर्गत लाया जाता है। ठीक है, वो सारे क्षेत्र आपके भारतीय जैव विविधता के क्षेत्र में आते हैं। ठीक है, तो ये 4 क्लासिफिकेशन है आपके राष्ट्रीय स्तर की जैव विविधता में। इसके बाद स्थानीय स्तर की जैव विविधता एक और क्लासिफिकेशन है। इसमें स्थानीय स्तर पर, ठीक है, तापमान, उच्चावाच मतलब धरातल की संरचना। काइंड ऑफ एग्जांपल, जैसे कि मान लीजिए मरुस्थल का इलाका है। ठीक है, मरुस्थल में छोटी मोटी नदी भी होगी। ठीक है, तो वहाँ का एक अलग क्लाइमेट होगा। मरुस्थल के इलाके में छोटी मोटी नदी भी होती है राजस्थान में लूनी रिवर बहती है, पता होगा आपको, थार के डिजर्ट में। ठीक है, गायब हो जाती है, ये क्वेश्चन बहुत बार क्वेश्चन में पूछा हुआ है। तो रिवर भी बहती है, वहाँ पर पर्वत भी होते हैं, पठार का भी इलाका होता है। ठीक है, और एक ऐसा शुष्क इलाका होता है जहाँ पर कोई भी नहीं रहता। ठीक है, इस तरीके के हर तरीके के इलाके मिलते हैं हर तरह के क्षेत्र में। ठीक है, तो उन सभी अलग अलग क्षेत्रों का धरातली संरचना के आधार पर वहाँ पे अलग अलग प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। तो उनमें जो जैव विविधता पाई जाती है उनको कहा जाता है स्थानीय स्तर की जैव विविधता। ठीक है, तो एक ब्रॉडर एस्पेक्ट में हमने देखा विश्व स्तर की जैव विविधता, उससे छोटी आपके देश के स्तर की जैव विविधता और स्थानीय स्तर पर जैव विविधता, ये तीनों एस्पेक्ट हमने देख लिया। ठीक है, इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे, जो कि मैंने आपको लास्ट क्लास में वैसे करा दिया था, आपके हॉटस्पॉट के बारे में। ठीक है, आज की वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी बन गई। हॉटस्पॉट वगैरह का जो छोटा छोटा पोर्शन बचा था कि हॉटस्पॉट की संकल्पना किसने दी थी, ये सब चीज़ें मैं आपको नहीं कराया, केवल मैंने आपको नाम लिखवा दिए थे और उसमें जो भी जीव जंतु रहते हैं वो सब चीज़ करवा दिए थे, लेकिन ये सब चीज़ें नहीं करवाई थी। तो वो सारे क्वेश्चन आपको मैं करवा दूँगा। ठीक है, इसके बाद मैं आगे से कोशिश करूँगा कि कभी भी मुझे गैप लेना पड़ा तो मैं आपके लिए रिज़र्व वीडियो बना दूँ। ठीक है, ताकि आपको किसी भी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े, और मुझे ये फील हुआ इस चीज़ का। ठीक है, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, मेरे भरोसे तो रहिए, लेकिन अपने भरोसे भी रहिए। अपने से खुद से तैयारी करना चालू कीजिए। मेरे से एक बेसिक फैक्ट्स वगैरह जो का कलेक्शन आप कर लीजिएगा।
ठीक है। और मैं बोल रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा घटना चक्र लगाइए, ACF एग्जामिनेशन सामने आने वाला है, कुछ दिनों में हो सकता है कि आ जाए इससे रिलेटेड जो भी आपके एग्ज़ाम की डेट वगैरह। स्पेकुलेशन में ना पढ़ के आप तैयारी चालू करिए, बस आपको यही करना है, ठीक है। और आपको एक और चीज़ करना है, प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और विथ बेल नोटिफिकेशन ऑन करके, और वीडियो को एटलीस्ट शेयर करिए उन लोगों को जिनके पास पैसे नहीं है कोचिंग इंस्टीट्यूट को देने के लिए, या फिर वे मंडी निरीक्षक, ACF और बाकी सारे कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, उनको भेजिए। चैनल ग्रो होगा, चैनल में अगर व्यू आएंगे तो मैं ऑटोमेटिकली आपके लिए 2 कंटेंट बनाना चालू करूँगा एक दिन में। तो प्लीज़ सपोर्ट करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।